नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा जो विषय है वो है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित हमने पिछली कक्षा में सन 1793 का आज्ञा पत्र पढ़ लिया था। उससे संबंधित कौन कौन सी मुख्य धाराएं मुख्य बातें थी वो सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। उससे ही संबंधित आज जो हमारा टॉपिक है वो सन 1813 का आज्ञा पत्र है। सन 1813 का आज्ञा पत्र। जिस तरीके से 1793 का आज्ञा पत्र था उसी से ही संबंधित हमारा आगे जो पड़ाव है उसी से ही संबंधित हमारा 1813 का आज्ञा पत्र है। 1813 का आज्ञा पत्र सीधा सीधा किससे संबंधित है? 1793 से। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा ली थी, ठीक है, या फिर यूं कहे कि इंग्लैंड की संसद या इंग्लैंड की पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक जो आज्ञा पत्र गया था 1793 में, उसमें ये भी प्रस्ताव था कि जो कंपनी है EIC, जो कंपनी है उसको छूट दे दी जाए जिससे कि वह पूर्वी देशों से व्यापार कर सके। पूर्वी देशों से व्यापार कर सके, ये उन्होंने प्रस्ताव रखा था और इनको इनका ये प्रस्ताव स्वीकार भी कर दिया गया था, ठीक है। ये प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में लेकिन क्या है कि हर प्रति 20 वर्षों बाद, प्रत्येक 20 वर्षों बाद, यानी कि 20 साल के गैप के बाद में, जैसे कि 20 साल पूरे हो गए उसके बाद में इनको ये आज्ञा पत्र वापस से लेना पड़ता था, वापस से आज्ञा लेनी पड़ती थी ताकि वो वापस से आज्ञा पत्र भेजते थे। EIC कंपनी जो है वो वापस से ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज्ञा पत्र भेजती थी और उसको पुनः शोधन किया जाता था। पुनः शोधन किया जाता था। तो 1793 के बाद में 20 साल का गैप हुआ और वापस से 1813 में ये आज्ञा पत्र पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह पुनः आज्ञा पत्र आया। तो जो पहली बार जो आज्ञा पत्र आया था 1793 में, उसमें आपको ध्यान होगा कि जो ब्रिटिश संसद का एक सदस्य था विल्बरफोर्स, उसने सहमति जताई थी ग्रांट के विचारों पर। जो चार्ल्स ग्रांट था उसने जो विचार प्रस्तुत किए थे शिक्षा से संबंधित, भारतीय शिक्षा से संबंधित, उस पर किसने अपने विचार व्यक्त किए थे, यानी सहमति जताई थी? विल्बरफोर्स ने। विल्बरफोर्स ने उस पर हाँ भरी थी कि हाँ भाई जो चार्ल्स ग्रांट बोल रहे हैं वो एकदम सही बात है। लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने विल्बरफोर्स ने जो भी प्रस्ताव रखा था उसका विरोध भी किया था। किसने किया था? रैंडल जैक्सन ने। रैंडल जैक्सन ने इसका विरोध भी किया था। ये सारी की सारी चीजें हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली है। जिसने भी मिस किया है प्लीज वो पहले आगे का पढ़े, तभी इसको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। तो रैंडल जैक्सन ने इसका विरोध भी किया था। अब ये जो प्रक्रिया है वो पूरे के पूरे 20 वर्षों तक तो चलती नहीं, यानी कि 1793 से चलती रही, जो कि 1813 तक ये लगातार चलती रही, यानी कि ये विरोध बना रहा। आखिर में 1813 में जब आज्ञा पत्र पुनः EIC से कहां पर गया? ब्रिटिश संसद में गया। तब ये जो विरोध चल रहा था, जो प्रस्ताव था, इसको ये खत्म हो गया और आखिर में विल्बरफोर्स के बात को मान लिए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी
चार्ल्स ब्रांड ने जो विचार रखे थे उस पर थोड़े से चेंजेस करके विल्बरफोर्स ने भी अपने प्रस्ताव रखे थे, ठीक है, और इसका विरोध किया था रैंडल जैक्सन ने। तो ये जो मसला है वो 20 सालों तक चलता रहा, लेकिन आखिर में विल्बरफोर्स की जो भी प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए इसमें। अब वो क्या चेंजेस किए गए, इस आज्ञा पत्र में क्या क्या मुख्य मुख्य धाराएं जोड़ी गई, कौन कौन सी चीजें थी, वो सारी की सारी चीजें हम अब देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो चीज जोड़ी गई वो है इसमें कि जो यूरोपियन मिशनरी है, यूरोपियन जो मिशनरी थे उनको खुली छूट दे दी गई कि भाई तुम लोग आओ भारत में और यहाँ पर क्या करें, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाए। यूरोपियन मिशनरियों को छूट दी गई, उनको बुलाया गया कि भाई आप लोगों को पूरी छूट है कि आप लोग भारत में आए और ईसाई धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, ईसाई धर्म से संबंधित किसका, शिक्षा का, ठीक है। आप लोग आओ, ठीक है, भारत में रहो, पूरी छूट है। किनको, यूरोपियन मिशनरियों को, ऐसा उनको बोला गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि भाई जो यूरोपियन मिशनरी जो भी आएंगे भारत में, अब सीधी सी बात है, आएंगे तो सड़कों पे तो रहेंगे नहीं, उनको रहने के लिए उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो ईसाई धर्म की शिक्षा दीक्षा कहाँ देंगे, तो उसके लिए स्कूल्स की भी फैसिलिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। उनका भाई जो भी खर्चा है वो भी उठाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दी गई, सारी की सारी जिम्मेदारी EIC को दी गई, ठीक है। 1813 के आज्ञा पत्र में ये लिखा गया, ये मुख्य धारा थी कि भाई जो भी मिशनरी जो भी भारत में आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, उनसे संबंधित विद्यालय, उनका खर्च सब EIC देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी उनके प्रचार प्रसार में, उनके शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग भी करेगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है ये कि जब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भाई कंपनी ने मतलब 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देंगे, तो ये भी इसमें बताया गया कि प्रति वर्ष EIC, ठीक है, 1 लाख रुपए देगी भारतीय शिक्षा पर, 1 लाख रुपए खर्च करेगी। किस किस के ऊपर खर्च करेगी, विद्वानों के ऊपर खर्च करेगी, ठीक है, साहित्य के ऊपर खर्च करेगी, ज्ञान विज्ञान के ऊपर खर्च करेगी, ठीक है, और उनकी रक्षा के लिए खर्च करेगी। ये 3 चीजें हैं जो कि इसकी मुख्य बातें थी, मुख्य धाराएं थी, ठीक है, जो कि 1813 के आज्ञा पत्र में बताई गई थी। पहला मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो यूरोपियन मिशनरी है उनको खुली छूट है जो भी भारत में आए, ठीक है, और ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। दूसरा था कि भाई सीधी सी बात, भारत में आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, वो जहाँ पर शिक्षा देंगे उनके विद्यालय की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ में उनके रहने का खर्च भी तो उठाना पड़ेगा ना। तो और इसमें EIC कंपनी सारी की सारी चीजें देखेगी और उनका सहयोग भी करेगी, उनकी मदद भी करेगी। और अंतिम है कि भाई प्रति वर्ष मतलब हमेशा 1 साल बाद में 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। इसमें विद्वान भी आ गए, साहित्य भी आ गए, ज्ञान विज्ञान सारी की सारी चीजें आ गई। का आगे पता तो आ गया था, ठीक है, इसकी मुख्य बातें भी हमारे सामने आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका विरोध हुआ, ठीक है, इसका विरोध हुआ, भारत के अंतर्गत इसका विरोध हुआ, और साथ ही साथ में इसका ब्रिटिश संसद के भी अंतर्गत इसका विरोध हुआ। और विरोध क्यों हुआ, क्योंकि जो 1813
अब वो स्पष्ट कैसे नहीं थी तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो सभी जने ये सोचकर कंफ्यूज थे, ठीक है, कि भाई जो 1813 में जो चीजें बताई गई है कि भाई विद्वानों पे खर्च होगा 1 लाख रुपए, ठीक है, साहित्य पर खर्च होगा, ज्ञान विज्ञान पर खर्च होगा, तो कौन सा विद्वान, कौन सा साहित्य, कौन सा ज्ञान विज्ञान, क्या ये भारत की बात हो रही है या फिर पाश्चात्य संस्कृति की? क्या ये क्या ये भारतीय संस्कृति की बात हो रही है या फिर पाश्चात्य संस्कृति की बात हो रही है? भारतीय संस्कृति को प्राच्य बोला गया, प्राच्य यानी कि प्राचीन, और पाश्चात्य संस्कृति यानी कि विदेशी संस्कृति से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों में ये सारी की सारी चीजें विद्वान थी कि भाई जो ये 1 लाख रुपए खर्च होगा वो क्या भारत की संस्कृति पे होगा, यानी भारत के जो विद्वान है, साहित्य है, जो ज्ञान विज्ञान है, उनके ऊपर खर्च होगा, या फिर वो जो पाश्चात्य जो संस्कृति के विद्वान है, ज्ञान है, उनके ऊपर खर्च होगा? भाई क्या भारत के ही इसको बढ़ावा देंगे या फिर क्या मतलब विदेशियों को भी बढ़ावा दे सकते हैं? साथ ही साथ में क्या है कि अब यहाँ पर है ना जो प्राच्य जो संस्कृति है, यानी कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, अब इसमें भी क्या चीजें क्लियर नहीं थी। अब इसमें भी क्या चीजें क्लियर नहीं थी कि इसमें भाई कौन से साहित्य को बढ़ावा देंगे? भाई इसमें क्या संस्कृत का भी तो साहित्य आता है ना, भाई भारत के संस्कृत के साहित्य को बढ़ावा देंगे, या हिंदी के साहित्य को बढ़ावा देंगे, या अरबी के साहित्य को बढ़ावा देंगे, या फारसी के साहित्य को बढ़ावा देंगे? भाई उस समय ये चारों भाषाएं बहुत ही ज्यादा अपने विकास की तरफ थी और ये भारत में बोली जाती थी। तो क्या इन वाली संस्कृतियों पर इनको बढ़ावा देंगे, या जो भारत की जो बोलियां हैं, या जो भारत की जो भाषाएं हैं, उन पे ये 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। अब भारत की भी जो प्राच्य है वो भी यहाँ पर 2 भागों में बढ़ चुके थे। पहला तो सब जने सोच रहे थे क्या संस्कृत, हिंदी, अरबी या फारसी पर खर्च होगा जो भारत की मुख्य भाषा है, या जो भारतीय भाषाएं हैं उन पे खर्च होगा? भारतीय भाषा यानी कि भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो क्या ये उन पर खर्च होगा? अब ये यहाँ पर भी विद्वान जो है वो दो तरीके से अनुमान लगा रहे थे कि किस पर खर्च होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ में कुछ विद्वान क्या सोच रहे थे कि नहीं ये तो पाश्चात्य संस्कृति पर खर्च होगा। अब पाश्चात्य संस्कृति में भी ये सोच रहे थे कि भाई ये क्या लैटिन भाषा पर खर्च होगा, ठीक है, या अंग्रेजी भाषा पर, भाई कौन सी भाषा पर खर्च होगा? तो इस तरीके से जो ये 1813 का जो आगे पत्र का जो विरोध हो रहा था वो 2 भागों में बढ़ चुका था। एक तो है प्राच्य यानी कि प्राचीन, और दूसरा है पाश्चात्य यानी कि विदेशी संस्कृति, ठीक है। अब इसमें ये प्राच्य भी 2 भागों में बढ़ चुका था। मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई जो भारत की जो संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी है उस पे, या फिर भाई भारतीय भाषाओं पर। तो इस प्रकार से इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि जो 1 लाख रुपए खर्च जो बताया गया था वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था कि भाई किसके ऊपर होगा, किन किन के ऊपर होगा और किस प्रकार से होगा। ये चीजें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर विद्वानों में क्या होती गई, थोड़े से मतभेद उत्पन्न हुए और लड़ाइयां होती गई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हर एक आज्ञा पत्र एक दूसरे से जुड़ा है। इससे आगे जो पढ़ेंगे सीधी सी बात है वो भी इससे ही जुड़ा होगा, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 1793 का जो आज्ञा पत्र था वो किस प्रकार से आया था विवादों में, ठीक है, किस प्रकार से 4
प्रभावित हुए और उन्होंने अपने भी विचार रखे और कैसे रैंडल जैक्सन ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसा मत करो, क्योंकि हम अपनी भाषा उन पर थोप रहे हैं, इसी वजह से हम अमेरिका भी इनका गुलाम रहा है। लेकिन अमेरिका उस समय आजाद हो चुका था, तो उनका कहना यही था कि हमने अमेरिका तो खो दिया है, क्या भाई अब आप भारत को भी खोना चाहते हो। तो उससे ही संबंधित प्रति 20 वर्षों में यह आज्ञा पत्र संशोधित होने के लिए पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता है और 20 वर्षों बाद ये वापस से गया और इसका जो भी आज्ञा पत्र की जो भी धाराएं थी वो हमने देख ली है और इस धाराओं का भी विरोध हुआ वो भी हमने देख लिया है। ठीक है बच्चों, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो और इससे संबंधित हम पढ़ते हैं अगली क्लास में।